हेलो एवरीवन। स्टोरी के स्टार्ट में फीमेल येजी को देखते हैं और इस टाइम वो स्कूल में थी कि उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि तुम्हारे लिए एक पार्सल आया है। येजी पार्सल देखती है जो शंघाई से आया था, तो उसे लगता है कि उसकी सिस्टर ने उसके लिए कुछ भेजा है, तो वो खुशी खुशी बॉक्स खोलने लगती है। मगर जैसे बॉक्स खोलती है तो उसमें उसकी ट्विन सिस्टर का पेंडेंट था। उसे लगता है कि उसकी सिस्टर की लाइफ रिस्क में है, तो डर के मारे उसके हाथ से बॉक्स छूट जाता है और दूसरी सर पर येजी की ट्विन तोहंग को देखते हैं और जो दोनों सिस्टर अनाथ थी, मगर तोहंग चाहती थी कि वो अपनी सिस्टर येजी को पढ़ाए, इसलिए वो शंघाई सिटी जॉब के लिए गई थी। वो एक बैले बार में सिंगर थी और दुनिया के नजर में वो सिर्फ एक सिंगर थी, मगर देश के लिए वो एक सेवियर थी और अपने देश की रक्षा करने के लिए वो स्टोरी के हीरो फोशाओ के साथ मिलकर एक सीक्रेट एजेंट का काम करती थी। और फोशाओ ने उसे बैले बार में मिलने के लिए बुलाया था और उसने उसे बोला था कि रात को मैंने तुम्हारे लिए फायरवर्क का अरेंज किया हुआ है। मगर तोहंग को अपनी मोहब्बत की बजाय अपने देश के लोगों की परवाह थी, तो वो सोचती है कि मुझे फोशाओ से मिलने नहीं जाना। और उसे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जैंग हाउस में कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, जिससे उसे ये पता चल सकता था कि वो लोग शंघाई सिटी को किस तरह से बर्बाद करने वाले हैं। वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लेने वहाँ जाती है तो किसी ब्रेव सोल्जर की तरह सारे सोल्जर्स को मार देती है, मगर वो ये नहीं जानती थी कि ये उसके लिए एक ट्रैप है। वो एक बच्ची की रोने की आवाज सुनती है, तो बच्ची को बचाने के लिए आवाज को फॉलो करते हुए वहाँ जाती है और जैसे वो कर्टन हटाती है तो बच्ची उसकी नेक पर फायर कर देती है। और ये सब कुछ वहाँ के कमांडर ने किया था। दूसरी सर पर फोशाओ तोहंग का वेट कर रहा था कि कोई उसके पास से गुजरता है तो उसका गिलास गिरा देता है। और फोशाओ क्योंकि तोहंग से बहुत मोहब्बत करता था, तो जैसे उसकी डेथ होती है तो उसके हार्ट में पेन होने लगता है। और उधर तोहंग फोशाओ को याद कर रही थी और फोशाओ भी उसे दिल से याद कर रहा था। और उस टाइम में क्योंकि सेल फोन नहीं थे, तो वो एक दूसरे को बता नहीं सकते थे कि उनके साथ क्या हुआ। और फोशाओ नहीं जानता था कि तोहंग कहाँ गायब हो गई और 3 दिन तक वो उसे ढूंढता रहता है। और फिर वो किसी काम से ट्रेन स्टेशन जाता है, तो वहाँ वो येजी को देखता है और दोनों सिस्टर ट्विंस थी और उनके फेसेस भी एक जैसे थे। फोशाओ उसे देखता है तो वो उसे तोहंग ही समझता है। वो उसके पास से गुजरते हुए उसके हाथ में एक स्लिप देता है और बताता है कि कल रात मुझे होंगके में मिलना। मगर येजी उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। और फिर वो बैले पार जाती है जहाँ से उसे पार्सल डिलीवर किया गया था, मगर अंदर क्योंकि बहुत अंधेरा था और फिर सिगरेट का बहुत स्मोक था, तो वो अंदर कुछ भी देख नहीं पाती। मगर एक लड़की उसे देखती है तो चलाती है और कहती है कि इसकी तो डेथ हो चुकी थी, ये यहाँ कैसे आई। तोहंग की एक फ्रेंड दियाओ से देख लेती है तो वो उसे साइड पर ले जाती है और ये क्योंकि तोहंग की सिंसियर फ्रेंड थी, तो उसी ने येजी को यहाँ मिलने के लिए बुलाया था। येजी उसे पूछती है कि उस लड़की ने ऐसा क्यों बोला कि मैं कोई भूत हूँ। दियाओ से कहती है कि तुम्हारी सिस्टर ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था और फिर उसे बताती है कि तुम्हारी सिस्टर की डेथ हो गई। येजी उसकी बात सुनकर शॉक रह जाती है और फ्लैशबैक में देखते हैं कि तोहंग शंघाई सिटी आ रही थी, तो येजी बहुत रोती है और कहती है कि तुम जानती हो कि तुम्हारे अलावा मेरा इस वर्ल्ड में कोई नहीं, इसलिए तुम मुझे छोड़कर ना जाओ। तोहंग उसे कहती है कि तुम्हें सैड होने की जरूरत नहीं और तुम जानती हो कि मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि मैं इस वर्ल्ड में पीस लाऊं और मुझे अपनी सेफ्टी की नहीं बल्कि अपने लोगों की सेफ्टी की परवाह है। और येजी भी ये बात जानती थी कि उसकी सिस्टर एज अ सीक्रेट एजेंट काम करती है, मगर इससे ज्यादा वो कुछ नहीं जानती थी। और तोहंग जब लास्ट मिशन के लिए गई थी तो कमांडर जैंग के लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे जेल में डाल के इतना ज्यादा टॉर्चर करते हैं कि उसकी डेथ हो जाती है। और एक्चुअली वो उन सबको लेसन देना चाहते थे जो कमांडर जैंग के अगेंस्ट खड़ा होना चाहते थे और चाहते थे कि उन सब की हिम्मत टूट जाए जो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं बैले बार का मैनेजर वैंग वहाँ आता है, तो वो भी येजी को तोहंग समझता है तो शॉक रह जाता है और कहता है कि इसकी तो डेथ हो चुकी थी, ये यहाँ कैसे आई। दियाओ से कहती है कि मुझे तो नहीं याद कि इसकी डेथ हुई थी और दियाओ ने ऑलरेडी येजी को सब कुछ समझा दिया था कि तुम्हें यहाँ कोई नहीं जाता, इसलिए तुम सबको यही बताना कि तुम तोहंग हो। तो येजी भी वैंग से कहती है कि क्या आप मुझ पर मरने की कर्ज कर रहे हैं। तो वैंग दियाओ से कहता है कि तुमने भी इसकी डेड बॉडी देखी थी, तो ये जिंदा कैसे हो गई। येजी कहती है कि मैं तो सिर्फ ड्रामा कर रही थी, मगर मुझे नहीं पता था कि मेरी एक्टिंग इतनी अच्छी है कि आप मेरा ट्रस्ट कर लेंगे। तो वैंग कहता है कि मुझे लगा कि यहाँ तोहंग का भूत आया है और फिर उसे कहता है कि आज रात तुम्हारी परफॉर्मेंस है तो तुम सिंगिंग करना। और फिर रात को येजी सिंगिंग करके जब वापस स्टूडियो आती है तो दियाओ से पूछती है कि तुम्हें किसी ने नोट तो नहीं किया। येजी कहती है कि मैंने सब कुछ संभाल लिया, किसी को मुझ पर शक नहीं हुआ कि मैं तोहंग नहीं। तभी दियाओ फोशाओ को वहाँ आते देखती है तो सिर्फ उसका नाम ही बता पाती है, मगर फोशाओ वहाँ पहुँच जाता है तो वो उसे और कुछ भी बता नहीं पाती। फोशाओ बहुत गुस्से में था तो येजी का हाथ पकड़कर साइड पर ले जाता है और वो दोनों क्योंकि सीक्रेटली साथ काम करते थे, मगर किसी को इस बारे में पता नहीं था। तो फोशाओ दूसरी गर्ल्स को सुनाने के लिए कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं आज रात तुम्हारा सॉन्ग सुनने आऊंगा, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और फिर उसके क्लोज होकर कहता है कि तुम्हें कैसे पता था कि आज मैं ट्रेन स्टेशन जाऊंगा।
येजी सोचती है कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये कौन है। वो उससे कहती है कि तुम मेरे हाथ छोड़ो, मुझे बहुत पेन हो रहा है। फोशाओ उसके हाथ छोड़ देता है और कहता है कि मेरी चीज मुझे रिटर्न करो। येजी उसे पूछती है कि कौन सी चीज। फोशाओ से कहता है कि क्या तुम्हें ट्रेन स्टेशन याद नहीं, तो वो उसे स्लीप रिटर्न कर देती है। फोशाओ से कहता है कि तुम वापस आ गए हो, तो बोलो तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। तो येजी सोचती है कि शायद ये मेरी सिस्टर का लवर है और मुझे तोहंगी समझ रहा है। वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और फिर सोचती है कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि तोहंग का इसके साथ रिलेशन कैसा था और कहीं इसको मुझ पे शक ना हो। मगर फोशाओ को इस टाइम उस पर शक नहीं होता। वो उसे सॉरी करता है कि लास्ट टाइम मैंने अरेंजमेंट अच्छी नहीं की, मगर कल रात तुम एक बार फिर से लॉन्ग के आना, तो मैंने तुम्हारे फायर वर्क का अरेंज करवाया है। और वहाँ से जाते हुए कहता है कि जो एम्ब्रॉयडर्ड ग्रीन ड्रेस मैंने तुम्हें दी थी तुम वही पहन कर आना। वो वहाँ से चला जाता है तो दियाओ से पूछती है कि उसने तुम्हें पहचाना तो नहीं, तो येजी ना बोलती है। दियाओ से सॉरी करती है कि मैं तुम्हें इसके बारे में बताना भूल ही गई। वो उसे बताती है कि ये फू फैमिली का सेकंड यंग मास्टर है और इसका फादर शंघाई का जनरल है और वो शॉ के बारे में फेमस है कि ये ड्रेस की तरह गर्लफ्रेंड चेंज करता है, इसलिए तुम मुझसे बच कर रहना। और कहती है कि कुछ माह से वो तुम्हारी सिस्टर के पीछे था, मगर मुझे नहीं पता कि उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन था। येजी उसे कहती है कि कल रात उसने मुझे लॉन्ग के बुलाया है। दियाओ कहती है कि वो बहुत डेंजरस प्लेस है, वहाँ सारे रिच लोग इलीगल चीजें खरीदने जाते हैं और वार्न करती है कि तुम वहाँ कभी न जाना। मगर येजी सोचती है कि शायद वो शॉ ने मेरी सिस्टर को मारा है, तो मुझे पता लगाना है और उसकी मौत का बदला लेना है। तो वो डिसाइड करती है कि मैं फोशाओ से मिले लॉन्ग के जाऊंगी और उसे क्योंकि ग्रीन एम्ब्रॉयडरी ड्रेस लेनी थी, तो वो तोहा के घर जाती है। मगर वहाँ उसका सारा सामान बिखरा हुआ था और जब वो सब कुछ चेक करती है तो एक्सपेंसिव चीजें वही थी, मगर ग्रीन एम्ब्रॉयडरी वाली ड्रेस गायब थी। तो वो सोचती है कि अगर कुछ चोर होता तो यहाँ बहुत सी एक्सपेंसिव चीजें थी, तो वो चोरी करके ले जाता, मगर सिर्फ उसने वही ड्रेस क्यों चुराई। तो वो सोचती है कि तोहा किस काम में इन्वॉल्व थी और फिर वो कोई दूसरी ड्रेस पहनकर लॉन्ग की आती है। मगर वहाँ कुछ लोगों की बातें सुनती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ इलीगल चीजें स्मगल होती हैं, जिसके लिए रिच लोग लड़ रहे थे। वो उसे चुपने लगती है, तभी फोशाओ वहाँ आता है। तो वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई। येजी कहती है कि तुमने मुझे खुद यहाँ बुलाया था, तो मैं क्यों ना आती। वो उसके पाँव के पास ब्लड देखती है तो रोने लगती है और कहती है कि मुझे ब्लड देखकर डर लगता है। फोशाओ उसके मुंह पर हाथ रखता है और कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है और वो नहीं चाहता था कि वो उसे मुश्किल में डाले, इसलिए कहता है कि तुम यहाँ से जाओ और यहाँ से जाने का रास्ता खुद ढूंढ लेना। वो वहाँ से जाने लगता है कि नीचे गिर जाता है। येजी उसे उठाकर बाहर लाती है तो तोहा के घर जा रही थी, मगर रास्ते में एक सिपाही उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम लड़की हो तो इतनी रात को कहाँ से आ रही हो। और फोशाओ को गोली लगी थी तो उसकी कंडीशन काफी खराब हो रही थी। तो येजी उसे कहती है कि तुम खुद को संभालो और क्लियर करो कि तुम कौन हो। और वो सिपाही से कहती है कि ये फोशाओ है, इसने बहुत ज्यादा ड्रिंक डाली है, मैं इसे इसके घर छोड़ने जा रही हूँ। मगर वो उसकी बात का ट्रस्ट नहीं करता, तो फोशाओ खुद को संभाल लेते हैं और सिपाही को अपना फेस दिखाकर कहता है कि क्या कुछ प्रॉब्लम है और तुम मुझे रोक रहे हो, तो क्या तुम्हें मरना है। तो वो उसका फेस देखकर कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो। वो दोनों जा रहे थे कि एक लड़का जिसका नाम ली था वो वहाँ आता है। तो वो सोल्जर से पूछता है कि वो लोग कौन थे। तो सोल्जर उसे बताता है कि वो फू फैमिली का सेकंड यंग मास्टर था। और ली जैसे येजी को देखते हैं तो वो समझता है कि वो तोहंग है। तो वो सोचता है कि इसे तो मैंने अपने हाथों से मारा था, ये जिंदा कैसे बच गई। और ली कमांडर जैंग का एक लॉयल डॉग था। दूसरी सर पर देखते हैं कि येजी फोशाओ की बैंडेज कर देती है। तो मॉर्निंग में जब वो जागता है, येजी उसके लिए ब्रेकफास्ट लाती है। फोशाओ उसे बेड पर गिराता है तो उसकी नेक तो बोझ लेता है। येजी उसे कहती है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की, तो क्या तुम मुझे इस तरह से रीपे करोगे। फोशाओ से पूछता है कि तुम कौन हो और उस जैसा बनने का ड्रामा क्यों कर रही हो। वो उसे ट्रस्ट लाती है कि मैं तोहंग हूँ, मगर तोहंग फोशाओ की गर्लफ्रेंड थी तो वो उसे बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए वो उसकी बात का ट्रस्ट नहीं करता। तो येजी मजबूरी में उसे बता देती है कि मैं तोहंग की ट्विन सिस्टर हूँ। और तोहंग ने क्योंकि उसके बारे में उसे पहले नहीं बताया था, तो वो फिर भी उसकी बात का ट्रस्ट नहीं करता। फोशाओ से कहता है कि तुम तोहंग बनकर यहाँ क्यों आई हो। येजी उसे बताती है कि उसकी डेथ हो गई और फोशाओ ये बात नहीं जानता था, तो वो उसकी बात सुनकर शॉक हो जाता है। और उसके फेस के एक्सप्रेशन देखकर येजी सोचती है कि मुझे नहीं लगता कि ये मेरी सिस्टर को मार सकता है। तो वो उसे बताती है कि जिस किसी ने मेरी सिस्टर को मारा है, मैं उसे बदला लेने के लिए तोहंग बनी हुई हूँ। फोशाओ उस पर गन पॉइंट करता है तो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा। येजी उसे कहती है कि अगर तुम्हें मेरी बात का ट्रस्ट नहीं तो तुम मुझे मार सकते हो। फोशाओ को उसकी बात का ट्रस्ट हो जाता है तो वो कहता है कि ये जगह तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं। मैं अपने लोगों को बोलता हूँ वो तुम्हें तुम्हारे होम टाउन छोड़ आते हैं। येजी कहती है कि मुझे अपनी सिस्टर की डेथ का बदला लेना है, तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। फोशाओ उसे हिच करके कहता है कि तुम्हें नहीं पता
कि यहाँ के लोग कितने डेंजरस हैं और तुम्हारी सिस्टर की मौत का बदला मैं खुद ले लूंगा। येजी कहती है कि तुम्हारे लिए ये मुश्किल है, मगर मेरा फेस उसके जैसा है तो मैं उन लोगों से इजीली बदला ले सकती हूँ। और फिर उसे पेंडेंट दिखाती है और कहती है कि हम दोनों की बर्थ के टाइम हम दोनों को एक जैसे पेंडेंट मिले थे। और बताती है कि जब मुझे पेंडेंट मिला तो मुझे समझ आ गई कि उसके साथ कुछ हुआ है, मगर मैं ये नहीं जानती कि उसका दुश्मन कौन है और उसे कौन मार सकता है। और पूछती है कि उसकी डेथ का सीक्रेट क्या है। वो शाओ कहता है कि मैं तुम्हें ये बातें नहीं बता सकता। येजी कहती है कि लॉन्ग के प्लेस, फायरवर्क और ग्रीन एम्ब्रॉयडरी ड्रेस और फिर लेट नाइट किसी लड़की को ऐसी जगह पर कौन बुलाएगा, और क्या ये सारे क्लू नहीं? और बताओ कि इन वर्ड्स का लिटरेरी मीनिंग क्या है। वो शाओ कहता है कि एक बार तुम सोच लो, अगर तुम्हें इन वर्ड्स के मीनिंग का पता चल गया तो तुम्हारे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। और वार्न करता है कि ये बहुत रिस्की है और इस सब में तुम्हारी जान जा सकती है। येजी कहती है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता। वो शाओ फिर भी उससे कहता है कि ये काम तुम नहीं कर सकती क्योंकि तुम तोहंग जितनी ब्रेव नहीं बन सकती। मगर येजी जिद करती है कि मुझे तुम्हारे साथ मिलकर काम करना है। वो शाओ उसे लैब में बिठाता है तो सड्यूस करने लगता है। येजी बहुत कंफ्यूज हो जाती है तो कहती है कि तुम दूर हटो। वो शाओ से कहता है कि अगर तुम्हें एजेंट बनना है तो इस तरह की सिचुएशन बहुत बार आएगी और अगर तुम इस तरह से कंफ्यूज होगे तो तुम ऐसे काम नहीं कर सकती। तभी को विंडो पर फायर करता है तो वो शाओ येजी को प्रोटेक्ट कर लेता है और कहता है कि मैं खुद बाहर जाकर देखता हूँ कि वहाँ कौन है। और वो शाओ जब बाहर जाता है तो ली उसे देखकर शॉक रह जाता है और ली को लगता था कि तोहंग अभी जिंदा है तो उसे मारने फिर यहाँ आया था। वो फोशाओ को वहाँ देखता है तो कहता है कि तुम तोहंग के घर क्या कर रहे हो। फोशाओ उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। ली कहता है कि मुझे जो ऑर्डर मिला है मैं बस वही कर रहा हूँ। फोशाओ कहता है कि तुम जैंग फैमिली के डॉग हो, मगर मेरी फैमिली के सामने जैंग फैमिली की कोई वैल्यू नहीं। और ली भी ये बात जानता था कि वो उससे लड़ नहीं सकता तो वो कहता है कि हम तो किसी को ढूंढने आए थे। फोशाओ से वार्न करता है कि अंदर जो लड़की है वो मेरी गर्ल है और अगर जैंग उसे मुझसे छीनना चाहता है तो पहले उसे मुझे मारना पड़ेगा। ली कहता है कि उस लड़की ने कमांडर जैंग की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन चोरी की है तो मुझे हर हाल में उसे लेकर जाना है। वो शाओ बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि उसने तुम्हारा जो कुछ चुराया है तुम फू हो साना तुम मुझसे ले लेना, और अगर किसी ने मेरी गर्लफ्रेंड की तरफ आंख भी उठाई तो मैं पूरा शंघाई हिला दूंगा, और वो एक छोटी सी सिंगर है तो उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो फुशाओ अंदर आता है और येजी छुपी हुई थी तो वो से कहता है कि तुम बाहर आ जाओ। येजी डरते हुए से पूछती है कि वो लोग कौन थे, और जिस तरह से वो लोग बात कर रहे थे मुझे लग रहा था कि तोहंग की डेथ का रिलेशन उनसे है। तो फुशाओ से बताता है कि वो कमांडर ऑफिस के लोग थे और उन्होंने तुम्हें जानबूझकर टारगेट किया है, और कहता है कि वो ये नहीं चाहते कि तुम तोहंग के ट्विन हो और जो हाल उन्होंने तुम्हारी सिस्टर के किया वैसा ही हाल तुम्हारा करेंगे। और एक बार फिर उसे कहता है कि ये प्लेस सेफ नहीं तो तुम यहाँ से चले जाओ। मगर येजी कहती है कि जो काम मेरी सिस्टर ने अधूरा छोड़ा था मैं उसे पूरा करूंगी। फोशाओ उसके सामने बेबस हो जाता है तो कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी सिस्टर को क्या एक्सप्लेन करूंगा। मगर येजी कहती है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, और फिर वो अपनी सिस्टर की तकलीफ को याद करती है तो कहती है कि मुझे हर हाल में उसका मिशन पूरा करना है। वो शाओ से कहता है कि मैं तुम्हें 3 डेज दूंगा और अगर तुमने अपना माइंड चेंज ना किया तो तुम हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकती हो। वो उसे अपने घर लाता है तो कहता है कि ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है और इस घर के बारे में किसी को पता नहीं तो कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। और अब उसे ट्रस्ट हो गया था कि वो तोहंग की ट्विन सिस्टर है तो वो उसे अपना इंट्रो करवाता है। येजी से पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम और सिस्टर कैसे मिले थे। वो शाओ से बताता है कि मैं अब्रॉड से स्टडी कंप्लीट करके वापस आया तो एक डिनर के लिए गया और पहली बार मैंने तोहंग को वहाँ सिंगिंग करते देखा और मेरे दुश्मन मुझे मारना चाहते थे तो उन्होंने मुझे ड्रग दी तो तुम्हारी सिस्टर ने मेरी जान बचाई। येजी से पूछती है कि उसने ऑर्गेनाइजेशन कब ज्वाइन की तो वो शाओ से बताता है कि एक बार मैं घायल था तो जान बचाने के लिए उसके ड्रेसिंग रूम में छुप गया और मैंने उस पर गन पॉइंट की और बोला कि तुम मेरी हेल्प करो। उसने मेरी जान बचाई मगर वो मेरी आइडेंटिटी जान गई थी इसलिए मैंने उसे फोर्स किया कि वो मेरे साथ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करे। येजी कहती है कि मेरी सिस्टर ऐसी थी कि उसे फोर्स करके कोई भी काम नहीं करवाया जा सकता था और उसने ऑर्गेनाइजेशन अपनी खुशी से चूज की होगी मगर कोई से फोर्स नहीं कर सकता था। वो शाओ कहता है कि तुम भी बिल्कुल अपनी सिस्टर जैसी हो और इसी तरह मैंने उसे मना किया था कि वो एजेंट ना बने मगर उसने मेरी बात नहीं मानी। येजी कहती है कि जो काम वो कंप्लीट ना कर सकी उसे मैं कंप्लीट करूंगी। और वो शाओ अपने घर जाता है तो उसका भाई मिंग और फादर बहुत गुस्से में थे क्योंकि उन्हें न्यूज मिल गई थी कि वो शाओ ने एक लड़की को बचाने के लिए कमांडर जैंग को धमकी दी है। डैड उस पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि तुम जब से अब्रॉड से वापस आए हो तुम घर नहीं आते, और मिंग उसे कहता है कि तुमने कमांडर जैंग को प्रोवोक क्यों किया और फिर उसे पनिश करता है कि तुम घुटनों पर बैठ कर हमसे अपोलोजाइज करो। वो शाओ कहता है कि मैंने कोई मिस्टेक नहीं की तो मैं माफी क्यों मांगू, और अपने डैड से कहता है कि हमारी फैमिली जैंग फैमिली से ज्यादा रिच है तो आप उससे इतना क्यों डरते हैं। तो डैड उसे कहता है कि क्या मैं एक लड़की के कारण कमांडर जैंग से लड़ूंगा। वो शाओ कहता है कि जैंग के लोगों ने मेरा रास्ता रोका तो मैंने उन्हें धमकी दी,
और कि आप चाहते हैं कि मैं दूसरों के रूप में आऊँ। अगर कोई मेरी फैमिली की इंसल्ट करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और फिर वो सोने को कहकर वहाँ से चला जाता है। तो डैड और मिंग बेबस हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों चाहते थे कि फुशाओ उन दोनों के साथ मिलकर काम करे। मगर जब वो देखते हैं कि वो बहुत ईमानदार है तो बेबस हो जाते हैं कि उसे अपने जैसा कैसे बनाए। मिंग अपने डैड से कहता है कि अगर हमने जैंग को कोई एक्सप्लेनेशन न दी तो वो हमें मुश्किल में डाल देगा, इसलिए आप कुछ बहाना बनाएं कि फुशाओ ने उन्हें धमकी क्यों दी। और फुशाओ अपने रूम में जाता है तो उसका साथी जैन उसे कॉल करता है कि टीचर वू को अरेस्ट कर लिया गया। वो भागदौड़ उसके बुक स्टोर जाता है तो जैन से कहता है कि तुम मेरे फादर का नाम यूज करके वू को जेल से रिलीज करवाओ। जैन कहता है कि अगर तोहंग यहाँ होती तो वो वू को रिलीज करवा सकती थी, और पूछता है कि वो कहाँ है। तो वो शाओ से बताता है कि उसने खुद को सैक्रिफाई कर दिया। जैन उसकी बात सुनकर शॉक रह जाता है कि तोहंग की डेथ हो गई और टीचर वू को अरेस्ट कर लिया गया, और हम दोनों बाकी बचे हैं तो हम दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं। और सिर्फ तोहंग थी जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ला सकती थी। तो जैन कहते हैं कि अब हम किसकी हेल्प लेंगे। तो फशाओ कहता है कि कोई है जो हमारी हेल्प कर सकता है। वो उसे अपने घर लाता है तो जैन येजी को देखकर शॉक रह जाता है। फशाओ से बताता है कि ये तोहंग की ट्विन सिस्टर है, और वो येजी से कहता है कि हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। येजी पूछती है कि तुम लोगों को क्या हेल्प चाहिए। फशाओ उसे एक पिक्चर दिखाता है और कहता है कि ये मिस्टर शिंग है और शायद ये तुम्हारी सिस्टर की डेथ में इन्वॉल्व है। तो वो उसे अपना प्लान बताते हैं कि तुम्हें शिंग से तोहंग बनकर मिलना है, और हमारे एक साथी को अरेस्ट किया गया है। तुम्हें किसी तरह शिंग की कोई वीकनेस ढूंढनी है ताकि हम उसे ब्लैकमेल करें और अपने साथी को आजाद करवा सके। येजी उसकी बात मान जाती है तो फशाओ उसे अपने साथ क्लब लाता है। तो कहता है कि आज रात पार्टी है तो तुम्हें उसे अप्रोच करना है, और फिर उसके हाथ में गन देता है और कहता है कि अगर उसने तुम्हें किसी ऐसे काम के लिए फोर्स किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए तो तुम उसे शूट कर सकती हो, तुम्हें इसके लिए ब्लेम नहीं किया जाएगा। येजी बहुत हेजिटेट करती है मगर गन ले लेती है, और जब वो पार्टी में जाती है तो शिंग को देखकर ग्रीट करती है। वो उसे सामने देखता है तो शॉक रह जाता है और कहता है कि बहुत दिन हो गए तुम बाहर नहीं आई। येजी कहती है कि मैं कंपनसेशन के तौर पर आपके साथ वाइन पीऊंगी। तो शिंग कहता है कि मैं फ्रेंड से नहीं मिलूंगा। वो उसे अपने साथ दूसरे रूम में ले जाता है। येजी उसे कहती है कि ये स्पेशल वाइन मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। और उधर फशाओ बहुत टेंशन में था क्योंकि वो नहीं जानता था कि येजी ये काम कर सकती है कि नहीं। तभी मिस्टर जैंग अपनी बेटी शियांग के साथ आता है। तो फशाओ का एक फ्रेंड कहता है कि ये यहाँ क्यों आया है, और फशाओ मिस्टर जैंग से मिलना नहीं चाहता था तो वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसका डैड वहाँ आता है तो वो उसे डांटता है और कहता है कि जब तुम वापिस आए हो तुम मिस्टर जैंग की बेटी से नहीं मिले। वो उसे जबरदस्ती कमांडर जैंग से मिलवाने लाता है तो शियांग का उसे इंट्रो करवाता है। मिस्टर जैंग कहता है कि तुम्हारा बेटा बहुत बदतमीज है। तो मिस्टर फू से कहता है कि तुम अपने अंकल से सॉरी करो। मगर शियांग जब देखती है कि वो सॉरी नहीं करेगा तो कहती है कि डैड मुझे ये लड़का अच्छा लगा, और फशाओ को बताती है कि मैं भी तुम्हारी तरह अब्रॉड से पढ़कर आई हूँ। और शियांग उससे और बातें करना चाहती थी मगर फशाओ को येजी की फिक्र थी तो वो कहता है कि मुझे किसी फ्रेंड से मिला है, आप लोग बातें करें। वो बहुत रूड होकर वहाँ से चला जाता है तो उन सबको उस पर बहुत गुस्सा आता है। मगर शियांग उसके पीछे बाहर रह जाती है तो फशाओ के फ्रेंड्स को अपना इंट्रो करवाती है। मगर फशाओ का ध्यान सामने वाले रूम पर था कि येजी वहाँ से कब बाहर आए, और जैसे येजी वहाँ से बाहर आती है तो वो देखते है कि वो बहुत ड्रंक है। और शियांग मुड़कर देखने लगती है तो येजी उसे होल्ड कर लेता है, और 1 मिनट के लिए शियांग को लगता है कि वो उसे पसंद करने लगा है। मगर फशाओ नहीं चाहता था कि वो येजी का फेस देखे। तो जैसे येजी वहाँ से बाहर जाती है तो वो शियांग को हिट करके उसके पीछे चला जाता है और येजी से जाकर पूछता है कि तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की। येजी उसे कहती है कि तुम फिक्र ना करो, मैंने तुम्हारा काम कर दिया, और बताती है कि मिस्टर शेंग की एक मिस्ट्रेस और बेटा है और उसने मुझे उनका एड्रेस बताया है। हम उसके बेटे को किडनैप करेंगे और ब्लैकमेल करेंगे तो टीचर वो को छुड़ा सकते हैं। तभी शियांग बाहर आती है तो फशाओ से कहती है कि ये लड़की कौन है। फशाओ अपने कोट से उसका फेस कवर कर देता है और कहता है कि ये जो भी है तुम्हें इससे क्या मतलब। शियांग कहती है कि मैं तुम्हारी फियांसी हूँ तो मुझे इस हिसाब से मतलब है। फशाओ कहता है कि अभी अभी हम मिले हैं तो हमारी एंगेजमेंट कब हुई, और फिर उसे कहता है कि तुम फ्रांस से पढ़ कर आई हो और यहाँ कोई भी लड़का तुम्हें पसंद नहीं करता जो तुम मेरे पीछे पड़ी हो। वो येजी को उठाकर ले जाता है तो शियांग को बहुत गुस्सा आता है। येजी उसे कहती है कि क्या रियल में वो तुम्हारी फियांसी है, मगर तुम उसे कभी भी शादी ना करना। वो बहुत शोर कर रही थी तो फशाओ से कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। और उस दिन मिस्टर फू जब घर जाता है तो मिंग से कहता है कि तुम फशाओ को मनाओ कि वो शियांग से शादी करे, क्योंकि हम मिस्टर जैंग को नाराज नहीं कर सकते। मिंग कहता है कि अगर आप बोले तो उसकी बेटी से शादी मैं कर सकता हूँ। डैड कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि कमांडर जैंग अपनी बेटी को किसी की सेकंड वाइफ बनाएगा, तुम फशाओ को मनाओ तो हमारा काम बन सकता है। डैड वहाँ से चला जाता है तो मिंग बहुत गुस्से में था। तभी उसकी वाइफ आती है तो मिंग सारा गुस्सा उस पर निकालता है और कहता है कि अगर मेरी शादी तुमसे न हुई होती तो आज मेरी शादी शियांग से होती और फिर सारे शंघाई पर मेरा रूल होता। दूसरी साइड पे देखते हैं कि येजी जब जाती है
तो फोशाओ को देखकर कहती है कि मैं यहाँ कैसे आई। फोशाओ से कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं कि कल रात तुमने क्या किया और तुम इतना रो चला रही थी, अगर मैं तुम्हें यहाँ न लाता तो कोई ना कोई तुम्हें नोटिस कर लेता। येजी उसका थैंक्स कहती है तो फोशाओ कहता है कि तुमने शिंग की इन्फॉर्मेशन लाकर मेरी हेल्प की है तो मुझे तो तुम्हारी केयर करना ही थी। और फिर वो उसे अपना प्लान बताता है कि हम लोग शिंग के बेटे को किडनैप करेंगे। येजी कहती है कि ये काम मैं करूंगी और मैं क्योंकि एक लड़की हूँ तो किसी को मुझ पर शक नहीं होगा। फोशाओ से कहता है कि तुम और तुम्हारी सिस्टर दोनों एक जैसी थी। वो अपनी सिस्टर का नाम सुनती है तो उसे शियांग याद आती है, तो वो कहती है कि क्या वो लड़की रियल में तुम्हारी फियांसी है। फोशाओ से कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं अपना सपना पूरा होने से पहले किसी से भी शादी नहीं करूंगा। तो वो उसे पूछती है कि तुम्हारा सपना क्या है। फोशाओ से कहता है कि मेरा सपना ये है कि मैं अपने देश से डार्कनेस को दूर करूं और जब तक लोगों की लाइफ रोशन नहीं होगी मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगा। और फिर वो दोनों शिंग के बेटे को किडनैप करने का प्लान बनाते हैं। तो फोशाओ उसे शिंग के घर लाता है। फोशाओ दूर खड़ा रहता है तो येजी शिंग के घर जाती है। तो वो उसकी मिस्ट्रेस से कहती है कि मुझे मिसेस शिंग ने भेजा है और उसने ऑलरेडी तुम्हारे बेटे का पता लगा लिया है, तुम मुझे अंदर आने दो तो हम दोनों मिलकर बात करती हैं। और जैसे वो लेडी उसके लिए चाय लेने जाती है तभी उसका बेटा शौबे वहाँ आता है। तो वो शौबे को बताती है कि मैं तुम्हारी मॉम की फ्रेंड हूँ और फिर वो बहुत रिलैक्स होकर उससे बातें करने लगती है। तभी मिस्ट्रेस चाय लाती है तो शौबे अपनी मॉम से जिद करने लगता है कि मुझे सीगल देखने बाहर जाना है। तो मॉम उसे कहती है कि तुम रेडी होकर आओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। और वो उससे बातें करने लगती है तो येजी को टाइम मिल जाता है, वो उसकी चाय में मेडिसिन मिलाती है और शौबे रेडी होने के लिए चला जाता है। तभी मिस्ट्रेस चाय पीती है तो बेहोश हो जाती है और शौबे जब वापस आता है तो पूछता है कि मेरी मॉम को क्या हुआ। येजी उसे कहती है कि ये बहुत थक गई है तो सो रही है और कहती है कि सीगल दिखाने तुम्हें मैं ले चलती हूँ। तो शौबे खुशी खुशी उसके साथ चला जाता है और वो उसे बुक स्टोर लाते हैं। तो शौबे कहते हैं कि मुझे अपनी मॉम के पास वापस जाना है। येजी उसे कहती है कि तुम्हारी मॉम बीमार है, जैसे वो रिकवर कर ले तो मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगी। शौबे उसकी बात मान जाता है तो वो लोग उसे दूसरे रूम में खेलने के लिए भेजते हैं। येन उन लोगों से पूछता है कि क्या शिंग को शक नहीं होगा कि उसके बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया। तो येजी उसे कहती है कि मैंने उसकी मिस्ट्रेस को यही बताया कि मुझे मिसेस शिंग ने भेजा है और शिंग अपनी वाइफ को कभी नाराज नहीं कर सकता, तो वो उससे कुछ नहीं पूछेगा कि उसका बेटा कहाँ है। और नेक्स्ट डे शिंग क्लब आता है तो येजी को मिलने के लिए बुलाता है। येजी उसे कहती है कि इतनी अर्ली मॉर्निंग तुम यहाँ क्यों आए हो। तो शिंग उसे बताता है कि मेरी वाइफ ने मेरे नाजायज बेटे को किडनैप कर लिया है और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ और मैं किसी फ्रेंड से बात करना चाहता था तो मैं यहाँ चला आया। येजी उसे कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी वाइफ का कोई बेबी नहीं, तो शायद उसने तुम्हारे बेटे को किडनैप इसलिए किया कि वो उसे अपना बेटा बनाकर पाले। तो शिंगो से कहता है कि मैं अपनी मिस्ट्रेस को नाराज नहीं कर सकता और ना ही मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ कि बच्चा अपनी माँ से दूर रहे। तो येजी से कहती है कि मेरे पास एक सोल्यूशन है और कहती है कि मेरा एक फ्रेंड स्कूल में टीचर है मगर उसे किसी ने अरेस्ट कर लिया है। अगर तुम उसे जेल से रिलीज करवाओ तो वो तुम्हारी वाइफ को ट्रस्ट लाएगा कि शौबे उसका बेटा है, तो तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस मिल जाएगा। तो शिंग उसकी बात मान जाता है और रात को येजी घर जा रही थी कि लियू से फॉलो कर रहा था। वो तेज तेज चलने लगती है और फिर गन निकालती है। तभी फोशाओ उसके साथ आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि कोई तुम्हें फॉलो कर रहा है, तुम मुड़कर ना देखना। ली फोशाओ को आवाज देता है तो कहता है कि तुम्हारी एंगेजमेंट मास्टर जैंग की बेटी से हुई है तो तुम इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो। और फिर येजी का फेस देखकर कहता है कि ये तो वही लड़की है जो तुम्हें उस रात घर लेकर गई थी। फोशाओ से कहता है कि ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं और मुझे शियांग से शादी करनी है या नहीं ये बात अभी डिसाइड नहीं हुई। ली वहाँ से चला जाता है तो येजी कहती है कि इसे शक हो सकता है कि तुम हर बार मुझे प्रोटेक्ट करते हो। फोशाओ कहता है कि अगर कमांडर जैंग को शक हो कि तुम तोहंग हो और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता हूँ तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। येजी उसे पूछती है कि क्या तुम शियांग से शादी करोगे। फोशाओ कहता है कि हम दोनों फैमिलीज दुश्मन हैं मगर दोनों फैमिलीज पावरफुल हैं, तो पावर को एक करने के लिए दोनों फैमिली ये शादी करना चाहती हैं। येजी कहती है कि इसका मतलब ये कि तुम शादी कर लोगे। फोशाओ से कहता है कि मेरी शादी का नाम सुनकर तुम इतनी अपसेट क्यों होती हो और क्या तुम मुझे पसंद करने लगी हो। वो ना बोलती है तभी एक बच्ची फ्लावर बेचने आती है तो फोशाओ की रिक्वेस्ट करती है कि आप एक फ्लावर खरीदें। फोशाओ अपना वॉलेट निकालता है और फिर पैसे गिनता है तो सारा वॉलेट उस लड़की को दे देता है और कहता है कि मैं ये सारे फ्लावर खरीद रहा हूँ। बच्ची कहती है कि ये पैसे बहुत ज्यादा हैं। फोशाओ कहता है कि तुम अपने लिए कुछ खरीद लेना और अगर पैसे कम हो तो वेस्ट ईस्ट के कॉर्नर पे एक बुक स्टोर है, तुम वहाँ जाना तो येन को मेरा नाम बताना और पैसे ले लेना। वो एक रेड फ्लावर येजी को देता है तो येजी कहती है कि मुझे लगता था कि तुम बहुत रूड हो और तुम दूसरे रिच लोगों की तरह हो जो पुअर्स की फीलिंग की परवाह नहीं करते, मगर तुमने उस बच्ची की बहुत हेल्प की। और फिर उसे कहती है कि क्या तुम बाकी के फ्लावर और लड़कियों को दोगे। वो शौक कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई प्ले बॉय हूँ
और मैंने तो लाइफ में पहली बार किसी को फ्लावर दिया है। और फिर नेक्स्ट डे शिंग टीचर वू को रिलीज करवा देता है तो वो शाओ येजी को उसे मिलवाने लाता है। टीचर वू येजी को देखते हैं तो शॉक रह जाता है और कहते हैं कि मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि दोनों सिस्टर एक जैसी लगती हैं। और फिर उसका थैंक्स करता है कि तुमने मुझे रिलीज करवाया। और वो ने क्योंकि शिंग की वाइफ को ट्रस्ट लाया था कि शॉबे उसका बेटा है, तो वो लोग प्लान के हिसाब से शॉबे को शिंग के हैंडओवर कर देते हैं। और वो शाओ को भी ट्रस्ट हो गया था कि येजी उनके साथ मिलकर काम करना चाहती है, तो वो उसे बताता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम कोल्डी है और आज से ऑफिशियली तुम हमें ज्वाइन कर रही हो। और फिर वो उसे बताता है कि जब मैं अब्रॉड था तभी से मैं प्लान करता था कि मैं अपने लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ, और मेरे सिर्फ यही 2 फ्रेंड थे जिन्होंने मेरे साथ काम करने का डिसाइड किया। और ये बुक स्टोर सिर्फ नाम की है, ये हम लोगों की मीटिंग प्लेस है। अगर तुम्हें भी कभी कोई काम हो तो तुम यहाँ आ सकती हो। और फिर उन दोनों से कहता है कि येजी को प्रोटेक्ट करना आज से हम तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर वो चारों मिलकर तोहा की डेथ का क्लू ढूंढने लगते हैं और याद करते हैं कि उसे किस तरह से ट्रैप किया गया। वो कहता है कि उसकी डेथ से पहले ज़ैंग हाओ से एक टेलीग्राम आया कि उनके पास सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है और तोहंग वही इन्फॉर्मेशन लेने गई मगर उसे ट्रैप कर लिया गया। और गैस करने लगते हैं कि शायद ज़ैंग ऑलरेडी तोहंग के बारे में जानता था कि वो एक एजेंट है। और फिर वो लोग येजी से पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारी सिस्टर की डेथ हो गई। तो येजी उन्हें डिटेल बताती है कि मैं स्कूल में थी कि मुझे एक पार्सल मिला और अपनी सिस्टर का पेरेंट देखकर मुझे समझ आ गई कि वो किसी मुश्किल में है, तो मैं यहाँ आई। और बताती है कि पार्सल मुझे पहले बार से आया तो मैं सबसे पहले वहीं गई और वहाँ मुझे दियाओ मिली और दियाओ ने ही मुझे सारी डिटेल्स बताई। वो शाओ कहता है कि उसकी डेथ से पहले तुम्हें उसका पेरेंट मिल गया और इसका मतलब ये है कि वो पहले से जानती थी कि उसकी डेथ हो जाएगी। वो कहता है कि तुम मुझे पेरेंट दिखाओ। वो पेंडेंट देखता है तो उसमें कुछ भी अनयूजुअल नहीं था, तो वो उसे वापस करने लगता है मगर पेंडेंट नीचे गिरकर टूट जाता है। येजी उसे जोड़ने की कोशिश कर रही थी तो कहती है कि ये तो पेंडेंट फेक है और फिर अपना पेंडेंट निकालकर उन्हें दिखाती है और कहती है कि हम दोनों के पेंडेंट जोड़कर एक पीस बनता था मगर ये पेंडेंट डिफरेंट है। और फिर कहती है कि मेरी सिस्टर को तो दफन कर दिया गया तो हम नहीं जानते कि उसका पेंडेंट किसके पास होगा। वो शाओ कहता है कि तुम्हें सबसे पहले किसने बताया कि तुम्हारी सिस्टर की डेथ हुई। येजी कहती है कि मुझे दियाओ ने बताया था। वो भागती हुई दियाओ के पास जाती है ताकि पूछे कि उसे कैसे पता चला कि उसकी सिस्टर की डेथ हुई, मगर दियाओ से बताती है कि मुझे तुम्हारी सिस्टर की डेड बॉडी मिली तो पुलिस ने मार मार को उसका बुरा हाल किया हुआ था और उसकी बॉडी पर ड्रेस भी नहीं थी और मैं ये नहीं जानती कि ये पेंडेंट तुम्हें कैसे भेजा गया, मगर किसी ने मुझे ये पेंडेंट दिया तो मैंने वो पेंडेंट तुम्हें भेज दिया। तभी मैनेजर वैंग वहाँ आता है तो कहता है कि शियांग आई है, वो तुमसे गाना सुनना चाहती है। और येजी परफॉर्म करने के लिए स्टेज पर जाती है तो शियांग उसे कहती है कि जब तक मैं सेटिस्फाई न हूँ तुम गाती रहोगी और कहती है कि तुमने मेरे फियांसे को सीड्यूस करने की कोशिश की। और फिर बहुत टाइम उसे गाना सुनती रहती है और वो शाओ को ये बात पता चलती है तो वो वहाँ आता है। शियांग उसे गुस्से में देखती है तो पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए। वो शाओ से कहता है कि तुम्हारे ये जगह सूटेबल नहीं तो तुम यहाँ से जाओ। शियांग कहती है कि क्या तुम इस लड़की के लिए सॉरी फील कर रहे हो और अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो मैं ऐसे बोल देती हूँ कि ये गाना ना गाए। और वो शाओ नहीं चाहता था कि वो उसकी वीकनेस जाने तो वो कहता है कि जब तक तुम सुनना चाहो तुम सुन सकती हो। शियांग उसे कहती है कि तुम मेरे साथ बैठकर गाना सुनो। वो उसके साथ बैठ जाता है। शियांग कहती है कि शादी से पहले तो ये ठीक है मगर बाद में तुम इस लड़की से नहीं मिलोगे। वो शाओ से कहता है कि मैंने कब बोला कि मैं तुमसे शादी करूंगा। शियांग कहती है कि अगर तुमने मुझे नाराज किया तो मेरा फादर इस सिंगर की लाइफ मुश्किल बढ़ा देगा। वो शाओ से कहता है कि मुझे बोल्ड लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं और वो नहीं चाहता था कि कमांडर ज़ैंग येजी की लाइफ को मुश्किल बनाए, तो वो मजबूरी में शियांग के साथ बैठा रहता है। और बहुत टाइम बाद शियांग उसे कहती है कि मैं थक गई हूँ तो तुम यहाँ से चलो। वो शाओ का हाथ पकड़ कर वहाँ से चली जाती है मगर येजी का गला ऑलमोस्ट बंद हो चुका था और जब वो खांसती है तो उसे ब्लड आता है। दियाओ को शियांग पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी 2 ऑफिसर आते हैं तो कहते हैं कि जिस सिंगर ने अभी अभी गाना गाया था उसे मिस शियांग ने अपने घर गाना गाने के लिए बुलाया है। दियाओ उन दोनों को रिश्वत देती है और कहती है कि ये बोल नहीं पा रही तो गाना गाने वहाँ मैं जाऊंगी। और येजी जानती थी कि ये काम रिस्की है तो वो उसे रोकने लगती है मगर दियाओ उसे हिट करती है और बहुत रूड हो रही थी और इशारा करती है कि तुम कुछ न बोलना और ऑफिसर्स को सुनाने के लिए कहती है कि तुम तो ऑलरेडी फेमस हो तो तुम नहीं चाहती कि मुझे चांस मिले और जानती थी कि अगर ऑफिसर्स ने जाकर मुंह खोला तो येजी को पनिश मिलेगी। वो उनके साथ जा रही थी तो येजी को लग रहा था कि वो अपनी सिस्टर की तरह उसे भी खो देगी। वो भागती हुई येन के पास जाती है तो वो कहती है कि दियाओ को जाकर बचाओ। तभी वो बेहोश होकर गिर जाती है और उधर फिर शाओ शियांग की पार्टी में जाता है तो वो उसके साथ डांस कर रहा था मगर थोड़ी देर बाद वो कहता है कि मुझे यहाँ से जाना है। शियांग मुंह बनाने लगती है तभी मिस्टर फू आता है तो वो शाओ को रोक लेता है। कमांडर ज़ैंग अनाउंस करता है कि मैं अपनी बेटी की शादी शाओ से करने वाला हूँ। शाओ कहता है कि मुझे आपकी बेटी के साथ शादी नहीं करनी। मिस्टर फू से स्लैप करता है
और जैंग से कहता है कि ये शादी आपकी बेटी से ही करेगा। वो शॉ से कहता है कि अगर तुम्हें शांग से शादी नहीं करनी तो तुम फू फैमिली को छोड़कर चले जाओ। तो वो शॉ वहाँ से चला जाता है। और उधर येजी जब जागती है तो वो दियाओ के लिए बहुत वरीड हो रही थी। येनु से कहता है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। और वो दियाओ का पता करने जब बाहर जाती है तो रास्ते में न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर बेच रहा था और साथ ही बता रहा था कि फू फैमिली के सेकंड यंग मास्टर की एंगेजमेंट जैंग फैमिली की बेटी से हो गई। तो येजी शॉक रह जाती है कि वो शॉ की एंगेजमेंट हो गई। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि वो शॉ घर से जाने लगता है कि गार्डों से कहता है कि आप यहाँ से नहीं जा सकते। उसका डैड वहाँ आता है तो वो शॉ कहता है कि कौन है कि मुझे कैद करे। तो मिस्टर फू से कहता है कि ये शादी सिर्फ एक डील है और तुम जानते हो कि जैंग फैमिली की फोर्स ज्यादा है और अगर तुमने जैंग फैमिली में शादी ना की तो हमारी फोर्स को वो अपने अंडर कर लेंगे और फिर हमारी सारी फैमिली को मार देंगे। वो शॉ कहता है कि चाहे तो वो मुझे मार दें, मुझे इस बात से डर नहीं लगता। तो डैड उससे कहता है कि अभी तक तुम सिंगल हो इसी कारण इस तरह की बातें करते हो, मगर तुम अभी मैटर्स को जानते नहीं। और वो शॉ के तीनों फ्रेंड्स को उसके बारे में कोई न्यूज नहीं मिलती तो येजी फू हाउस मेड की जॉब करने के लिए वहाँ आती है। और वो शॉ हर किसी के साथ बदतमीजी कर रहा था तो एक पुरानी मेड येजी से कहती है कि तुम उसे खाना देकर आओ। येजी खाना लेकर चली जाती है तो मेड कहती है कि ये मास्टर के टेम्पर को नहीं जानती, इसी कारण खाना लेकर चली गई। और येजी खाना लेकर वो शॉ के रूम में जाती है तो वो शॉ उसे देखकर शॉक रह जाता है और कहते हैं कि क्या तुम पागल होकर यहाँ आ गई। येजी कहती है कि मैं तुम्हारी एंगेजमेंट को सुना तो मैं पूछने आई कि क्या तुम साथ में शादी कर रहे हो। वो शॉ कहता है कि डैड हर टाइम मेरी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो अभी भी को बाहर होगा कि हमारी बातें सुना होगा, इसलिए मैं इसे सच नहीं बता सकता। तो वो उसे कहता है कि हम दोनों के बीच में कुछ नहीं और मैं अपने सारे फ्रेंड से ब्रेकअप कर रहा हूँ। येजी कहती है कि तुम ये क्या बोल रही हो। वो शॉ से कहता है कि तुम मुझे नहीं जानती, मैं एक प्ले बॉय हूँ और मेरे लिए किसी लड़की की फीलिंग से खेलना कुछ ज्यादा नहीं, मगर तुमने मेरी बातों को सच मान लिया। येजी कहती है कि मेरी बात छोड़ो, तुम्हारे सपने का क्या बना और तुमने बोला था कि तुम अपना सपना पूरा किए बिना शादी नहीं करोगे। वो शॉ कहता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला और तुम्हें नहीं पता कि मैं बहुत रिच हूँ और सिर्फ इस वर्ल्ड पर रूल करने के लिए ऐसी बातें बोल रहा था और वो नहीं चाहता था कि उसके फ्रेंड उसके कारण मुश्किल में पड़े। तो कहता है कि मैं तुमसे और बाकी फ्रेंड से रिलेशन तोड़ रहा हूँ और अगर तुम लोगों ने मुझसे कोई रिलेशन रखा तो तुम लोग आपसे मेरे दुश्मन होगे। येजी को उस पर बहुत गुस्सा आता है तो कहती है कि मेरी सिस्टर पागल थी जो तुमसे मोहब्बत करती रही। वो शॉ से कहता है कि वो सिर्फ एक सिंगर थी, उसके मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और अगर तुम भी मार जाओ तो मुझे इसे कोई प्रॉब्लम नहीं। येजी उसे स्टैप करती है तो वो शॉ उसे वहाँ से भेजने के लिए बहुत शाउट करता है और एक सर्वेंट को बोलता है तो वो येजी को घर से निकाल देता है। येजी बहुत डिसाइड होकर बाहर जा रही थी तभी वो वैंग को एक डेड बॉडी के पास खड़े देखती है तो वैंग उसे बताता है कि ये दियाओ की डेड बॉडी है। वो बहुत रो रही थी कि उसे बचाते हुए दियाओ की डेथ हो गई। वैंग उसे कहता है कि तुम्हें उसके लिए दुखी होने की जरूरत नहीं, रात को तुम्हारी परफॉर्मेंस है तो तुम जाकर तैयारी करो। येजी बुक स्टोर जाती है तो येन और वो को बताती है कि वो शॉ ने हम सबको चीट किया और उसने जो बोला था कि वो इस वर्ल्ड को बचाना चाहता है वो सब कुछ झूठ था और कहती है कि जैसे मुझे ट्रेन की टिकट मिली मैं यहाँ से चली जाऊंगी और वो अपने लिए टिकट बुक करवाती है। और फिर रात को वो शॉ की बातों को याद कर रही थी तो उसे बहुत रोना आ रहा था और सोचती है कि उसने स्टार्ट ही से मुझे चीट किया और उसे पता नहीं चलता कि वो उससे मोहब्बत करने लगी है और बहुत रोती है कि वो शॉ भी दूसरे रिच लोगों जैसा है और वो अपनी सिस्टर से सॉरी करती है कि मैं तुम्हारी डेथ का बदला नहीं ले सकी। और दूसरी तरफ वो शॉ भी जाग रहा था और सोचते है कि फादर मुझ पर नजर रखे हुए है तो मैं यहाँ से कैसे निकलूं। तभी उसका डैड वहाँ आता है तो कहता है कि अगर तुमने जैंग की बेटी से शादी ना की तो तुम सारी लाइफ सिर्फ अपने भाई के सेक्रेटरी बनकर लाइफ गुजारोगे। वो शॉ कहता है कि मुझे इस बात की परवाह नहीं। डैड उसे कहता है कि अगर तुम शांग से शादी कर लो तो जैंग फैमिली और लू फैमिली के हेड तुम बनोगे और तुम फिर जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। दूसरी तरफ पर देखते हैं कि येजी जाने लगती है कि रास्ते में कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो एक लड़के से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है तो लड़का उसे बताता है कि हमारे लीडर्स हमारी सिटी को बेचने वाले हैं और हम और कुछ नहीं कर सकते मगर एटलीस्ट प्रोटेस्ट तो कर सकते हैं। येजी अपनी सिस्टर की सफरिंग का सोचती है तो सोचती है कि मेरी सिस्टर ने अपनी लाइफ दे दी ताकि ये लोग कभी गुलाम न बने और मैं क्या करने जा रही हूँ। तो वो सोचती है कि मुझे उसका अधूरा मिशन कंप्लीट करना है। वो वापस बुक स्टोर जाती है तो येन और वो को बताती है कि मैं गिव अप नहीं करूंगी। वो दोनों उसकी बात सुनकर खुश हो जाते हैं। येन उसे बताता है कि जैंग हाउस एक सिंगिंग कंपटीशन करवा रहा है और जो सिंगर जीतेगी वो शादी वाले दिन उनके घर जा सकती है। और फिर वो उसे बताता है कि 9 to 1 मिशन पर काम होने वाला है और वो शॉ को क्लियर करता है कि वो हमें सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देता है तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो हमें चीट करे। और फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमें यहाँ से किसी और जगह शिफ्ट होना है। दूसरे तरफ वो देखते हैं कि मिंग अपने डैड से पूछता है कि क्या रियल में कमांडर जैंग 2 सीरीज जापानीज के हाथ सेल करने वाला है। वो शॉ वहीं आ रहा था तो छुपकर उनकी बातें सुनने लगता है तो डैड मिंग को बताता है कि जैंग एक फॉक्स है, वो दोनों सीरीज दुश्मन के हाथों बेचने वाला है
और हमारी मजबूरी है कि हमें उसका साथ देना है। फोशाओ अंदर आता है तो अपने डैड से कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो उसका डैड कहता है कि अगर मैंने ज़ैंग का साथ ना दिया तो वो हम सबको भी मार देगा। तो फोशाओ सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अपने डैड से कहता है कि मैं शियांग से शादी करूंगा। और अब क्योंकि वो शादी के लिए मान गया था तो उसका डैड उसे परमिशन देता है कि वो बाहर जहाँ चाहे जा सकता है। फोशाओ मिंग से कहता है कि क्या आप डैड का साथ देंगे कि वो दोनों सिटीज को जापानीज के हाथ बिकने दे। मिंग उसे वार्न करता है कि तुम डैड को चीट ना करना, वरना मैं तुम्हें फू फैमिली से निकाल दूंगा। और फोशाओ को समझ आ गई थी कि फू फैमिली का होल्ड अपने हाथ में रखने के लिए उसे शिंग से शादी करनी है। तो वो शिंग को अपने साथ क्लब लाता है क्योंकि वो कमांडर ज़ैंग और अपने डैड को यही जताना चाहता था कि वो शियांग के साथ अपनी खुशी से शादी कराए। और येजी किसी कस्टमर के साथ बैठी ड्रिंक कर रही थी तो शियांग फोशाओ से कहती है कि वो देखो तुम्हारी एक्स क्या कर रही है। फोशाओ कहते हैं कि वो जो भी करे मुझे उसे क्या मतलब। शियांग येजी को अपने पास बुलाती है तो कहती है कि तुम ड्रिंक करो और 2 ग्लास वाइन के पीने को बोलती है। और फोशाओ जानता था कि वो जल्दी ड्रंक हो जाती है। तो जैसे येजी बाहर जाती है तो वो वाइन पीते हुए एक वेटर के सामने पॉं करता है तो वेटर उसे टकरा जाता है। वाइन उसकी ड्रेस पर गिरती है तो वो शियांग से कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है। वो येजी के पीछे आता है तो कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूँ। येजी उसे कहती है कि तुम अपने फियांसे के पास वापस जाओ। फोशाओ उसे रोकता है तो येजी कहती है कि चाहे तुम काइंड हार्टेड हो, मुझे तुम्हारी सिंपैथी की जरूरत नहीं। फोशाओ उसका हाथ पकड़ता है तो येजी गन निकाल कर उस पर पॉइंट करती है। फोशाओ कहते हैं कि क्या तुम मेरी दी हुई गन मुझ पर पॉइंट करोगी। वो हाँ बोलती है तो फोशाओ उसे गन छीन लेता है और कहता है कि मैं ये बात तुम्हें बताना भूल ही गया कि गन चलाने से पहले उसे लोड करते हैं, वरना तुम किसी को भी मार नहीं पाओगी और मुझे मारने के लिए तुम्हें बहुत स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है और मैं उस दिन का वेट करूंगा कि तुम मुझ पर गोली चलाओ। और जब वो घर जाता है तो उसका डैड उसे बताता है कि तुम्हारी शादी की डेट 21 सितंबर फिक्स हुई है। तो फोशाओ सोचता है कि मिशन और शादी की डेट एक है तो ये कोइंसिडेंट नहीं हो सकता और सोचता है कि डैड क्या करना चाहता है। और दूसरी साइड पर उसके फ्रेंड्स को ये न्यूज मिलती है तो येजी कहती है कि मिशन और शादी की डेट एक है तो ऐसा पॉसिबल नहीं और कहती है कि मुझे ज़ैंग हाउस जाकर उनकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लानी है। तो वो दोनों एक साथ कहते हैं कि तुम वहाँ नहीं जाओगे, ये बहुत डेंजरस है। येजी कहती है कि मुझे हर हाल में वहाँ जाना है। येन से पूछता है कि तुम वहाँ कैसे जाओगी। येजी कहती है कि सिंगिंग कंपटीशन होने वाला है तो मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगी और अगर मैं विन कर गई तो मुझे ज़ैंग हाउस जाने का चांस मिल जाएगा। येन कहता है कि ये कोई ट्रैप हो सकता है। येजी कहती है कि अगर ये ट्रैप है फिर भी मैं वहाँ जाऊंगी और कंपटीशन रियल में एक ट्रैप भी था और ये सारा प्लान शियांग का था। और ली जब पेपर में कंपटीशन की न्यूज देखते हैं तो कहता है कि मिस शियांग ने बहुत अच्छा ट्रैप बनाया है और इस बार हम रियल में तोहांग को मार ही लेंगे। उधर फोशाओ 2 सोल्जर को कंपटीशन की बात करते सुनता है तो उनसे पेपर लेता है तो उसे भी समझ आ जाती है कि येजी को ट्रैप करने के लिए ये सारा प्लान किया गया। और फिर सिंगिंग कंपटीशन होता है तो दूसरे सिंगर के वोट 20 थे और येजी के वोट 21 थे। और जैसे वो विनर अनाउंस होने लगती है तो फोशाओ वहाँ आता है तो कहता है कि अभी मैंने वोट नहीं किया और वो नहीं चाहता था कि येजी जीते और ज़ैंग हाउस जाए तो वो दूसरे सिंगर को वोट करता है। तभी ली वहाँ आता है तो वो येजी को वोट करता है क्योंकि वो चाहता था कि वो येजी को अपने साथ लेकर जाए और येजी जीत जाती है तो ली उसे अपने साथ ले जाने लगता है। फोशाओ उसे रोकने की कोशिश करता है मगर येजी उसे कहती है कि मैं बहुत फेमस हो रही हूँ तो तुम मुझसे जेलस हो रही हो। वो ली के साथ चली जाती है तो फोशाओ गुस्से में था और येजी जब जागती है तो वो एक जगह किडनैप थी। ली उसे कहता है कि पिछली बार तुम मेरे हाथों से बच गई मगर अब नहीं बचोगी। तो येजी को समझ आ जाती है कि तोहांग को उसी ने मारा था। ली उसे लैश से मारता है तो कहता है कि बताओ कि तुम्हारे साथ ही और कौन कौन है। येजी कहती है कि मैं किसी और को नहीं जानती। ली उसे एक वेपन दिखाता है और कहता है कि मेरा टॉर्चर करने का मेथड बहुत डिफरेंट और क्रूअल है, इसलिए सोच लो और मुझे बताओ। दूसरी तरफ पर देखते हैं कि फोशाओ येजी को हर जगह ढूंढ रहा था मगर वो उसे ढूंढ नहीं पाता। वो मिंग के पास आता है तो कहता है कि मुझे बताओ कि वो लोग मेरी गर्लफ्रेंड को कहाँ लेकर गए हैं और पूछता है कि 21 का क्या प्लान है। मिंग कहता है कि डैड का ऑर्डर है कि तुम्हें कुछ ना बताया जाए। फोशाओ से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि अगर शिंघाई भी गया तो तुम लोग आराम से रहोगे। मिंग कहता है कि अगर तुम्हें हीरो बनना है तो तुम बन जाओ मगर मैं सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोचूंगा और मुझे अपनी लाइफ के अलावा किसी की लाइफ की परवाह नहीं। और फिर उसे कहता है कि मैं जिस रास्ते पर चला गया हूँ वहाँ से वापसी का रास्ता मुमकिन नहीं। मगर फिर भी वो उसका भाई था तो वो उसे बताता है कि 21 को ज़ैंग जापानीज फोर्सेस को यहाँ आने की परमिशन देगा तो जापानीज 2 सिटीज पर कब्जा कर लेंगे और डैड इसी कारण तुम्हारी शादी ज़ैंग फैमिली में करवाना चाहता है ताकि ज़ैंग फैमिली हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करे। और फिर वो उसे बताता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ज़ैंग हाउस ले गए हैं। फोशाओ ज़ैंग हाउस आता है तो शियांग को पेपर दिखाकर कहता है कि ये सब क्या है। शियांग कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। फोशाओ कहता है कि तुमने कंपटीशन अरेंज करवाया ताकि मेरी गर्लफ्रेंड को ट्रैप करो और तुम चाहती थी कि मैं तुमसे शादी करूं तो मैं मान गया हूँ।
मगर तुम उसे इस बीच में ना लाओ। शियांग कहती है कि मैं बस जेलस हो रही थी और मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ मुझसे मोहब्बत करो, इसी कारण मैंने उसे किडनैप करवाया। फोशाओ से पूछता है कि वो कहाँ है, तो शियांग कहती है कि मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है। फोशाओ कहता है कि मैं अपने लोगों को बोलूंगा कि वो जैंग हाउस का कोना कोना छान मारे। शियांग कहती है कि अगर तुमने हमारे घर की तलाशी ली तो डैड तुम्हें नहीं छोड़ेगा। फोशाओ कहता है कि मुझे तुम्हारे डैड की परवाह नहीं और ये ना समझना कि फू फैमिली के सोल्जर जैंग फैमिली के सोल्जर से कम है। और उधर ली येजी को बहुत टॉर्चर कर रहा था और पूछ रहा था कि बताओ कि तुम्हारा लीडर कौन है। वो उसके मुंह पर थूकती है तो ली गान निकाल लेता है। येजी कहती है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो। तभी फोशाओ वहाँ आता है तो वो ली की टांग पर गोलियां चलाता है। येजी अनकॉन्शियस हो जाती है तो वो उसे उठाकर ले जाता है और वो उसे छोड़कर जा चुका था। येजी जब जागती है तो यन और वो से पूछती है कि फोशाओ कहाँ गया, तो वो लोग उसे बताते हैं कि रात को ही वो वापस चला गया। येजी उन्हें एक पेपर दिखाती है तो कहती है कि मैंने उसे गलत समझा। और जब वो लोग पेपर पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि फोशाओ का फादर और भाई शंघाई सिटी को बेचने में जैंग का साथ देने वाले हैं। दूसरी तरफ देखते हैं कि फोशाओ घर जाता है तो मिस्टर फू उस पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने जैंग हाउस पर रेड क्यों की, तुमने बहुत बड़ी मिस्टेक की, तो जाकर कमांडर जैंग को अपॉलोजाइज करो। फोशाओ कहता है जैंग फैमिली बर्बाद होने वाली है तो हम लोग उससे क्यों डरे। और वो बाहर जाता है तो सैड होकर बुक स्टोर को देख रहा था और वो जाने लगता है कि फ्लावर सेल करने वाली गर्ल वहाँ आती है तो बुक स्टोर का दरवाजा नॉक करती है और डिसअपॉइंट होकर जाने लगती है। फोशाओ से रोक लेता है और पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो गर्ल उसे बताती है कि मेरा भाई बीमार है और आपने जो पैसे दिए थे मैंने उससे मेडिसिन खरीद ली, मगर अब मेरे पास पैसे नहीं। और फिर उसे पेंडेंट दिखाती है और कहती है कि आप ये ले लें और मुझे पैसे दें। फोशाओ वो पेंडेंट पहचान लेता है तो कहता है कि ये पेंडेंट तुम्हें किसने दिया, तो बच्ची उसे बताती है कि ये पेंडेंट मेरे भाई ने मुझे दिया और मैं इसे बेचकर पैसे लेने वाली थी। फोशाओ उस बच्ची को येन के घर भेजते हैं तो बच्ची वो पेंडेंट जाकर येजी को दिखाती है। येजी उसे पूछती है कि तुम्हें ये पेंडेंट कहाँ से मिला। बच्ची उसे अपने साथ घर लाती है तो अपने भाई से मिलवाती है, तो उसका भाई बताता है कि जिस सिस्टर ने ये मुझे पेंडेंट दिया वो बिल्कुल आप जैसी दिखती थी। येजी उसे बताती है कि वो मेरी ट्विन सिस्टर थी, तो बच्चा उसे बताता है कि जब वो सिस्टर मुझे मिली तो वो बहुत घायल थी, उन्होंने मुझे ये पेंडेंट दिया और बोला कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, इसे बेचकर मैं पैसे ले सकता हूँ, मगर इसके बदले उन्होंने एक कंडीशन रखी कि मुझे एक सॉन्ग सीखना है। येजी कहती है कि तुम मुझे सॉन्ग सुनाओ। वो बच्चा उसे सॉन्ग सुनाता है तो येजी को बहुत सी बातें समझ आ जाती हैं और जब वो घर जाती है तो येन और वो को मैप दिखाती है तो कहती है कि सिस्टर ने राइम के थ्रू हम लोगों तक अपना सारा प्लान पहुंचाया है और वो लोग क्योंकि फोशाओ से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे तो वो फ्लावर लेकर फोशाओ के पास जाती है और वो लेटर के थ्रू एक दूसरे को बताते हैं कि उन्हें क्या करना है। और उन्हें पता चल गया था कि कमांडर जैंग के सारे वेपन एट गोडाउन्स में हैं, तो वो लोग प्लान करते हैं कि हमें पहले उसका सारा सामान जलाना है और वो सारे गोडाउन्स में जाते हैं तो वह बम लगाते हैं। एक सिपाही येजी को देख लेता है तो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। येजी कहती है कि मुझे मास्टर फू ने भेजा है। सिपाही कहते हैं कि मास्टर फू किसी लड़की की हेल्प क्यों लेगा। वो उस पर फायर करने लगता है तभी फोशाओ वहाँ आता है तो वो सोल्जर को वहाँ से भेज देता है और येजी से कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये जगह बहुत डेंजरस है। येजी उसे कहती है कि उस दिन तुमने मुझे झूठ क्यों बोला। फोशाओ कहता है कि फादर मुझ पर नजर रखे हुए था तो मेरी मजबूरी थी और मैं तुम्हें अपना प्लान नहीं बता सकता था। और फिर उसे कहता है कि उस दिन तुम इतने गुस्से में थी कि तुम ली के साथ चली गई और मुझे लगा कि मेरा दिल बंद हो जाएगा। येजी उसे हाँ कर लेती है तो फोशाओ से कहता है कि वार खत्म हो जाए और वो उसे शादी का पूछने लगता है। तभी उन्हें सिग्नल मिल जाता है कि उन्हें ब्लास्ट करना है, तो सब लोग मिलकर 8 के 8 गोडाउन्स को आग लगा देते हैं और जब ब्लास्ट होता है तो फोशाओ उसे प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो येजी सोचती है कि क्या ये मुझे पसंद करता है और फिर वो उसे कहती है कि तुम मुझे कुछ बता रहे थे कि वार के बाद तुम क्या करोगे। फोशाओ सोचता है कि मुझे अपनी लाइफ का पता नहीं तो मैं ऐसा झूठा सपना नहीं दिखा सकता, तो वो उसे कुछ नहीं बताता। और जैंग को ये बात पता चलती है कि उसका सारा सामान जल गया तो वो बहुत गुस्से में था और सिस्टर उसे बताता है कि सारे गार्ड्स की डेथ हो गई तो हमें पता नहीं चला कि हमारा सामान किसने जलाया। जैंग कहता है कि ये बात पक्की है कि फू ने हमारा सामान जलाया है, मगर अभी हम उससे बदला नहीं ले सकते। और फिर हम देखते हैं कि फोशाओ और शियांग की शादी हो रही थी। येजी भी शादी में आई हुई थी तो वो बहुत उदास हो रही थी, मगर इससे पहले कि वो लोग रिंग एक्सचेंज करते फायर होने लगता है। फोशाओ का एक सोल्जर शियांग को साथ ले जाता है तो मिस्टर जैंग मिस्टर फू से कहता है कि ये सब क्या है और पहले तुमने मेरे सारे वेयर अबाउट को जला दिया और अब ये क्या कर रहे हो। मिस्टर फू कहता है कि तुम्हारा सामान किसने जलाया ये बात मुझे नहीं पता, मगर तुम्हारे लोग तुमसे सेटिस्फाई नहीं तो अब वो मेरा साथ दे रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जब वो जंग में जाएंगे तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। जैंग कहता है कि ओके मैं तुमसे हार गया, मगर तुम मेरी बेटी को हर्ट ना करना क्योंकि वो इनोसेंट है। फू कहता है कि ये तुम्हारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कि मैं तुम्हारी बेटी को हर्ट करता हूँ कि नहीं। मिस्टर फू के लोग जैंग को ले जाते हैं तो मिस्टर फू कहता है कि शादी स्टार्ट करो।
मगर फूशन उस पर गन पॉइंट कर लेता है। मिस्टर फू कहता है कि क्या तुम पागल हो कि अपने फादर पर गन पॉइंट कर रहे हो, और कहता है कि तुम गन नीचे करो, तुम्हारी शादी हो जाए तो तुम और तुम्हारा भाई शंघाई सिटी के लीडर बन जाओगे। फोशाओ कहता है कि मुझे इस सिटी का लीडर नहीं बनना, और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि मैं किसी को गुलाम बनाऊं, और शंघाई सिटी मेरी नहीं बल्कि इन सब लोगों की है जो यहाँ रहते हैं, और मैं कभी भी इसे बिकने नहीं दूंगा। और अपने फादर से कहता है कि आप अपने ट्रूप्स को भेजें कि वो दुश्मन को यहाँ से बाहर निकालें। तभी मिंग वहाँ आता है तो वो भी फोशाओ को रोकने की कोशिश करता है, और तब तक मिस्टर फू भी फोशाओ पर गन पॉइंट कर लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा मगर मैं पीछे नहीं हटूंगा। फोशाओ अपने डैड को मार देता है। मिंग बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि ये तुम्हारा डैड था, तुमने ऐसा क्यों किया। तभी ली वहाँ आता है तो उसने अपनी बॉडी पर बम बांधा हुआ था। वो कहता है कि तुम लोग श्यांग को छोड़ दो वरना मैं यहाँ ब्लास्ट करूंगा। तो फोशाओ अपने लोगों से कहता है कि श्यांग को जाने दो, और जैसे ही श्यांग बाहर जाती है तो ली गोली चलाकर ब्लास्ट करने लगता है, मगर उससे पहले येजी उसके सर पर फायर करती है तो उसकी डेथ हो जाती है और कहती है कि मैंने अपनी सिस्टर की मौत का पता ले लिया। फोशाओ उसे हाँ करके कंफर्ट करने की कोशिश करता है तो वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बाहर जाकर सारे मैटर्स देखो। फोशाओ से कहते हैं कि तुम अपने होम टाउन वापस चले जाना और मेरे आने का वेट करना। और फिर जिन और वो दोनों मिलकर येजी को फोर्स करते हैं कि वो अपने होम टाउन वापस चले जाए, मगर वो वहाँ से नहीं जाती। और फोशाओ जब वापस आता है तो येजी को वहाँ देखकर शॉक रह जाता है। येजी उसे पूछती है कि तुम कैसे हो। वो उसे ट्रस्ट दिलाता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर वो बेहोश होकर गिर जाता है, और वो क्योंकि बहुत इंजर्ड था तो 3 दिन बाद उसे होश आता है। येजी उसे कहती है कि तुम्हें गोली लगी थी तो तुमने प्रॉपर बैंडेज क्यों नहीं की। वो शॉक कहता है कि मुझे तुमसे मिलने की जल्दी थी तो इसी कारण मैंने बैंडेज नहीं की। येजी उसे पूछती है कि उस दिन तुम क्या कहने वाले थे। तभी येन वहाँ आता है तो वो फोशाओ से कहता है कि तुम्हारा भाई तुमसे मिलने आया है, और येजी को क्योंकि डर था कि मिंग अपने भाई को मार सकता है तो वो फोशाओ के साथ बाहर आती है। मिंग कहता है कि मैं इसे हर्ट नहीं करूंगा, तुम यहाँ से जाओ। फोशाओ अपने भाई से कहता है कि क्या तुम मुझे मारने आए हो। मिंग से कहता है कि मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा, और अभी के लिए तुमने शंघाई को प्रोटेक्ट कर लिया, मगर दुश्मन 7 वाली सिटी पर कब्जा करने वाला है तो मुझे तुम्हारी सपोर्ट चाहिए। और बोलता है कि तुम लास्ट बार जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को गुड बाय कह लो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम फिर उससे मिल पाओगे कि नहीं। फोशाओ से कहता है कि मैं उसे यहाँ नहीं रखूंगा बल्कि अब्रॉड भेजूंगा। तो मिंगू से कहता है कि क्या वो मान जाएगी। फोशाओ कहता है कि मैं उसे खो नहीं सकता, और हर हाल में मुझे उसे मनाना है कि वो यहाँ से चली जाए, और वहाँ मेरे टीचर्स और फ्रेंड्स हैं तो वो उसकी केयर कर लेंगे। और वो क्योंकि जानता था कि वो जिंदा वापस नहीं आएगा इसी कारण वो ऐसा कह रहा था। मिंगू से कहता है कि तुम मुझे उदास ना करना और कोशिश करना कि जिंदा वापस आना। वो रोते हुए वहाँ से चला जाता है, और वो याओ येजी को ट्रस्ट लेना चाहता था कि शंघाई में पीस हो गया है और यहाँ सब कुछ ठीक है, और वो उसे अब्रॉड जाने के लिए मनाना चाहता था तो वो उसे बाहर लाता है, और येजी वहाँ सब कुछ नॉर्मल देखती है तो फोशाओ से कहती है कि तुम रियल में हीरो हो। वो बहुत खुश हो रही थी तो फोशाओ से कहती है कि तुम मुझे फ्लावर लेकर दो। फोशाओ उसके रेड फ्लावर लेते हैं। तभी श्यांग वहाँ आती है। वो येजी को हर्ट करने लगती है, मगर फोशाओ नाइफ पकड़ लेते हैं। श्यांग येजी से कहती है कि तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, और फोशाओ से कहती है कि मैं तुम्हारी फियांसी हूँ तो तुम इस लड़की के साथ क्यों घूम रहे हो। और लोगों को ये बात पता चलती है कि वो ज़ैंग की बेटी है तो वो उस पर वेजिस फेंकने लगते हैं और कहते हैं कि इन्होंने हमारी सिटी को बेचने की कोशिश की, मगर फोशाओ उन लोगों को रोक देता है। श्यांग येजी से कहती है कि अगर मैं जिंदा बच गई तो मैं तुम्हें मार दूंगी। येजी उसे स्लैप करती है और कहती है कि तुम इन लोगों को देखो, तुम लोगों ने अपनी सेल्फी विशेष के कारण इन सब को बेच दिया, और जंग में जो लोग मारे गए हैं उनकी सोच भी तुम पर कर्ज करती हैं। श्यांग कहती है कि वो पुअर लोग थे, वो मरना ही डिजर्व करते थे। येजी कहती है कि तुम तो अब्रॉड से पढ़कर आई हो, मगर मैं तुमसे अच्छी हूँ कि रॉन्ग और राइट का मीनिंग जानती हूँ। फोशाओ उन दोनों को आर्ग्यू करते देखते हैं तो श्यांग से कहता है कि मैं तुम्हें अब्रॉड भेज देता हूँ, और रिंग वापस करके कहता है कि इसे कॉम्पनसेशन समझ कर रख लेना, मगर हम दोनों की एंगेजमेंट टूट चुकी है। फोशाओ येजी को एक रेस्टोरेंट लाता है तो वो पूछती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए। फोशाओ से कहता है कि ये मेरी फेवरेट प्लेस है और मैं तुम्हें यहाँ डेट के लिए आया हूँ। वो बहुत हैरान होती है तो फोशाओ से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ अब्रॉड स्टडी के लिए चलोगे। येजी कहती है कि क्या तुम मेरे साथ जाओगे। फोशाओ कहता है कि हाँ, हम दोनों साथ जाएंगे, और फिर उसे कहता है कि जहाँ मैं रहता था हम लोग वहीं रहेंगे, और वहाँ भी ऐसी विंडो है वहाँ से तुम सनलाइट को देख सकती हो, और अगर कभी मैं रूम में ना हूँ तो तुम समझ लेना कि मैं पिजन्स को खाना खिलाने गया हूँ। और बताता है कि मुझे आसमान में उड़ते हुए आजाद पंछी बहुत अच्छे लगते हैं, और वो उसे ये नहीं बता सकता था कि वो लोगों की आज़ादी के लिए खुद को सैक्रिफाई करने वाला है। और फिर वो उसे कहता है कि अब्रॉड जाने के लिए तुम्हें पासपोर्ट चाहिए होगा तो हम लोग पिक्चर बनवाने चलते हैं। वो पिक्चर बनवाने आता है तो दोनों के साथ बहुत सी पिक्चर्स बनवाता है, क्योंकि वो चाहता था कि येजी के पास उन दोनों की याद रहे।
और येजी अपने दोनों की पिक्चर्स देखती है तो बहुत खुश हो रही थी। और फिर फोशाओ उसके अब्रॉड जाने की सारी अरेंजमेंट करता है तो येन येजी को बोर्ड पर छोड़ने के लिए जा रहा था। वो कहती है कि मुझे फोशाओ के बिना यहाँ से नहीं जाना। येन उसे जबरदस्ती ले जाने लगता है। तभी वो दो लड़कियों को बात करते सुनती है कि फू फैमिली का सेकंड यंग मास्टर जैपनीज से लड़ने के लिए ट्रूप को लीड कर रहा है और आज मॉर्निंग सारे ट्रूप यहाँ से चले गए हैं। येजी उनकी बातें सुनती है तो हैरान हो जाती है और कहती है कि फोशाओ ने मुझसे झूठ बोला और रोती है कि क्या मिस लाइक नहीं थी कि वो लास्ट बार मुझसे मिलता। येजी रोती हुई मिंग के पास जाती है तो वो उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम अब्रॉड नहीं गई। येजी उसे पूछती है कि फोशाओ ने मुझे झूठ क्यों बोला। मिंग उसे बहुत से लेटर्स ला के देते हैं और कहते हैं कि फोशाओ दिन रात ये लेटर्स तुम्हारे लिए लिखता रहता था और उसका प्लान ये था कि तुम अब्रॉड चले जाओ तो हर रोज तुम्हें ये लेटर भेजा जाए और अब तुम अब्रॉड नहीं गई तो सारे लेटर्स तुम खुद ले जाओ। वो घर जाकर लेटर्स पढ़ती है तो एक लेटर में लिखा था कि मैं तुम्हारे साथ अब्रॉड नहीं जाऊंगा, वहाँ मेरे टीचर्स और फ्रेंड्स हैं तो वो तुम्हारी केयर करेंगे, मगर तुम हर रोज मुझे लेटर लिखना। येजी बहुत गुस्से में थी तो कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी लेटर नहीं लिखूंगी। और फिर वो एक क्लिनिक ज्वाइन कर लेती है तो वहाँ नर्स की जॉब कर रही थी, मगर हर रोज वो फोशाओ के लिए लेटर लिखती थी और ये बात वहाँ का सारा स्टाफ जानता था। और वो क्योंकि सोल्जर्स की हेल्प करना चाहती थी तो इसी कारण उनकी ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आई हुई थी। और एक दिन वो एक सोल्जर की ट्रीटमेंट के लिए जाती है तो फोशाओ उसे देख लेता है, मगर वो उसे मिलता नहीं और उसका बाजू घायल था तो वो डॉक्टर से मिलने आता है, मगर डॉक्टर वहाँ नहीं था तो वो टेबल पर बहुत से लेटर्स देखता है। डॉक्टर आता है तो फोशाओ से पूछता है कि ये लेटर्स कहाँ से आए। डॉक्टर से कहता है कि हमारी एक नर्स येजी है, वो अपनी फियांसी के लिए रोज लेटर लिखती है, मगर उसका फियांसी जंग के लिए चला गया, इसी कारण वो उसे पोस्ट नहीं कर सकती। फोशाओ कहता है कि मैं उस नर्स को जानता हूँ, वो मेरे फ्रेंड की फियांसी है, मगर उसके फियांसी की जंग में डेथ हो गई। और डॉक्टर से कहता है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम उस लड़की से शादी करोगे और उसकी केयर करोगे। डॉक्टर कहता है कि वो नर्स बहुत अच्छी है, चाहे मैं पुअर हूँ, मैं दिल से उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ और उसे शादी करूंगा। फोशाओ से बताता है कि उसे रेड कलर के फ्लावर पसंद है और बताता है कि उसकी ट्विन सिस्टर की डेथ हो चुकी है। और फिर उसे 2 मूवी की टिकट देता है और कहता है कि कभी भी उस लड़की को दुखी ना करना। डॉक्टर उसका थैंक्स करके बाहर चले जाता है तो फोशाओ सारे लेटर्स उठाकर साथ ले जाता है। और येजी जब रूम में वापस आती है तो वो अपने लेटर्स ढूंढ रही थी, तभी डॉक्टर उसके लिए रेड फ्लावर लाता है तो येजी उसे पूछती है कि मेरे लेटर्स कहाँ गए। डॉक्टर उसे कहता है कि एक पेशेंट इन लेटर्स के बारे में पूछ रहा था और शायद उसने वेस्ट समझा तो यहाँ से फेंक दिए। और फिर उसे बताता है कि उस पेशेंट ने मुझे बोला कि तुम मुझसे शादी कर लो। वो उसे फ्लावर देता है तो येजी कहती है कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं। डॉक्टर उसे मूवी की टिकट दिखाता है तो येजी को कुछ समझ आ जाती है तो वो पूछती है कि इस मूवी का नाम क्या है। डॉक्टर कहता है कि मुझे टिकट मिस्टर फू ने दिए थे, मुझे मूवी का नाम नहीं पता। येजी उसे कहती है कि वो तो मेरा फियांसी है और बताओ वो कहाँ गया। डॉक्टर उसे कहता है कि वो अभी भी बाहर गया है, अगर आप जल्दी जाएं तो उनसे मिल सकती हैं। वो भागती हुई बाहर जाती है तो फोशाओ को आवाज देती है। फोशाओ मुड़े बिना उसे कहता है कि तुम फ्रांस क्यों नहीं गई। येजी कहती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला और अब मुझसे मिले बिना यहाँ से क्यों जा रहे हो। वो उसे सॉरी करता है तो येजी कहती है कि तुमने डॉक्टर को मूवी के टिकट दिए और मुझे उसके हैंडओवर कर दिया और तुमने उसे बताया कि मुझे रेड कलर के फ्लावर पसंद है, और जब तुमने मुझे किसी और के हैंडओवर कर दिया है तो मेरे लेटर्स अपने साथ क्यों ले जा रहे हो। और कहती है कि मेरे लेटर्स मुझे रिटर्न करो। फोशाओ कहता है कि ये लेटर्स मेरी फियांसी ने मुझे लिखे हैं तो ये मेरे हैं। येजी कहती है कि ये लेटर्स मेरे हैं। फोशाओ से कहता है कि जो लेटर्स मैंने तुम्हें लिखे थे वो तुम्हें मिलेंगे नहीं। येजी कहती है कि लेटर्स मुझे मिल गए, मगर तुम मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहते। फोशाओ एक बार फिर से सॉरी करता है तो येजी कहती है कि मुझे सॉरी नहीं बल्कि एक्सप्लेन करो कि तुम मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहते। फोशाओ बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि बैटलफील्ड डेंजरस है तो मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता और मैं जंग में तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, और मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं जिंदा वापस आऊंगा कि नहीं, और मेरे पास कुछ नहीं कि तुम्हें दे सकूं। येजी कहती है कि क्या तुम में हिम्मत है कि मुझे छोड़कर जा सको। फोशाओ उसे हाका लेता है तो येजी कहती है कि तुम्हारे पास जो कुछ था तुमने ऑलरेडी मुझे दे दिया है, मगर मेरे पास सिर्फ मेरी लाइफ है कि मैं तुम्हें दे सकूं। और फोशाओ भी उसे रिलैक्स करना चाहता था तो वो उसके साथ बातें करने लगता है। येजी उसे कहती है कि मैं तुम्हारा वेट कर रही थी कि मुझे न्यूज मिली कि तुम जैपनीज के साथ लड़ने गए हो तो मैं फ्रांस नहीं गई, और जब मुझे पता चला कि यहाँ नर्सेस की जरूरत है तो मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया ताकि तुमसे मिल सकूं। फोशाओ उसे अपने बारे में बताता है कि बहुत बार मैं मरने वाला था और मुझे लगता था कि मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, मगर जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता कि मेरी डेथ से तुम बहुत दुखी हो गई तो तुमसे मिलने की उम्मीद पर मैं सरवाइव कर गया, मगर मैं नहीं जानता
कि अगली बार मैं जिंदा बचूंगा कि नहीं। तो येजी उसके मुंह पर हाथ रखती है और कहती है कि फिर ऐसा ना बोलना। येजी जबरदस्ती अपना पेंडेंट उसे देती है और कहती है कि ये तुम्हारी रक्षा करेगा। तभी एक सोल्जर आता है तो फुशाओ के कान में कुछ बताता है। फुशाओ येजी से कहता है कि रात को मैं तुमसे मिलने आऊंगा और अभी के लिए एक इमरजेंसी है तो मुझे जाना है। और वह जाते हुए येजी को देखकर दिल में सॉरी करता है कि इस बार मैं जिंदा वापस नहीं आ सकूंगा। और रात को येजी एक पेशेंट को चेक करने जा रही थी कि अपने पास से एक स्ट्रेचर गुजरती देखती है। वो नहीं जानती थी कि वो डेड बॉडी फुशाओ की है। फुशाओ के हाथ से पेंडेंट नीचे गिरता है तो वो मुड़कर देखती है। तभी फुशाओ के फेस से चादर हवा से उड़ती है तो वो देखती है कि उसकी डेथ हो गई, मगर उसे इस बात का रिग्रेट नहीं था तो वो उसके लिए नहीं रोती। और जब वो घर जाती है तो फुशाओ के साथ बीते हुए टाइम को याद कर रही थी और सोचती है कि तुम एक साथ मुझे और देश दोनों से मोहब्बत करते थे और तुम्हें इस बात का रिग्रेट नहीं कि तुमने खुद को सैक्रिफाई किया और मैं अकेले रह गई। और मुझे भी अपने अकेले रहने का दुख नहीं और ना ही मुझे इस बात का रिग्रेट है कि मैंने तुम्हें खो दिया। फुशाओ और अपनी सिस्टर को खोने के बाद येजी का भी यही मिशन था कि उसे अपने देश की रक्षा करनी है और यही उसकी लाइफ का सबसे बड़ा मिशन था। यही ये मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।